हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आप सबका स्वागत करता हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु पर। तो जैसे कि आपने वीडियो की थंबनेल देख चुके हैं, आज हम बात करने वाले हैं व्यष्टि समष्टि व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं, महत्व और सीमाओं के बारे में। इसके बारे में बात करने वाले हैं आज हम व्यष्टि समष्टि जो अर्थशास्त्र है उनकी विशेषताएं और महत्व और सीमाओं के बारे में। तो एक और बात मैं आपको चालू करने से पहले बता दूं, ये जो व्यष्टि होता है आप इसको सूक्ष्म के नाम से भी जानते हो। क्या नाम से जानते हो? सूक्ष्म। और ये जो समष्टि होता है उसी अर्थशास्त्र को आप किस नाम से जानते हो? स्थूल अर्थशास्त्र के नाम से जानते हो। तो जिन बच्चों को कभी सूक्ष्म अर्थशास्त्र बोला तो समझ जाना वो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, और जब मैं आपको समष्टि अर्थशास्त्र बोलूं तो वो समझ जाना कि वो आपका स्थूल अर्थशास्त्र है। देखो, शब्दों का फेर है, बाकी कुछ इसमें कोई खास बात नहीं है। तो जैसे कि आपको जब मैंने इतने सारे टॉपिक के नाम बोला कि इन सब की विशेषता, इन सब का महत्व और इन दोनों की सीमाओं के बारे में अगर हम बात करने वाले हैं तो वीडियो बड़ा लंबा चलेगा। तो अगर मुझे लगा कि बहुत ज्यादा हो रहा है तो मैं आपको इस वीडियो में क्या करवाऊंगा, पहले सूक्ष्म अर्थशास्त्र की विशेषताएं बता दूंगा, महत्व और सीमाएं बता दूंगा, और इसी का नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा मैं, जहां पर मैं आपको किसका, स्थूल अर्थशास्त्र का विशेषताएं, महत्व और सीमाएं बता दूंगा। ठीक है। तो जैसे आप सबको पता है कि मेरी हैबिट रही है हमेशा से, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो वैसे मैं आपको बता दिया हूँ। तो अब बात आते हैं इसके नोट्स की, कि आपको इसके नोट्स कहाँ मिल जाएंगे। तो इसके नोट्स के लिए आपको विजन अकेडमी करके एक ऐप है हमारा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, और उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा हो। आप वहां जाइए और ऐप को डाउनलोड कीजिए, और वहां पे फ्री स्टडी मटेरियल में जाइए। आपको वहां पर फ्री में ये पूरा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, आपको इसके लिए कोई पे करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ठीक है। हमारा पर्पज बस इतना ही है कि आप अच्छे से पढ़ाई करो और मन लगा के पढ़ाई करो और अच्छे मार्क्स लो एग्जाम में। तो चलिए, हमारी बातें हो गई ये बहुत। अब हम चालू करते हैं हमारे टॉपिक को। सूक्ष्म अर्थशास्त्र और स्थूल अर्थशास्त्र, मतलब व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। तो जब ये दो वर्ड सुना मैंने, तो मैंने बोला ये वर्ड क्या है। तो बाद में हमें पता चला कि अगर आपको किसी व्यक्तिगत या सामूहिक आर्थिक विश्लेषण करना है, व्यक्तिगत मतलब आपको खुद को, या सामूहिक रूप मतलब बहुत सारे लोगों को मिलकर अगर कोई आर्थिक विश्लेषण करना है, तो इस आर्थिक विश्लेषण करने की जो दो शाखाएं बनाई गई है, वो दो शाखाएं है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। मतलब मुझे कोई आर्थिक विश्लेषण करना है, किसी बारे में अच्छी खासी आर्थिक जानकारी चाहता हूं मैं, अध्ययन करना चाहता हूं, तो मेरे पास दो शाखाएं हैं। एक है मेरा व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसे मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स बुलाता हूँ, एक मेरा समष्टि अर्थशास्त्र जिसे मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स बुलाता हूँ। तो ये दो मेरे पास चीजें हैं। तो अगर जब मैं इस व्यष्टि शब्द की बात करते, इस व्यष्टि का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म होता है। अब इस सूक्ष्म में क्या होता है, तो यहाँ व्यक्ति की इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म में व्यक्ति की इकाइयों का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है। जैसे एक व्यक्ति की आय क्या है, एक परिवार के बारे में, एक फर्म के बारे में, एक उद्योग के बारे में, एक वस्तु के बारे में या सेवा के बारे में, मूल्य का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो अगर आपको कोई पूछे कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र में क्या होता है, तो एक एक घटक का, जो व्यक्तिगत इकाइयां होती है, व्यक्ति घटकों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। जबकि समष्टि या स्थूल अर्थशास्त्र में क्या होता है, तो यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था का, या जो हमारी अर्थव्यवस्था की बड़ी इकाइयां होती है उनका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहा जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र या स्थूल अर्थशास्त्र। मतलब अगर मैं व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता हूँ तो कौन सा अर्थशास्त्र बन जाएगा, वो व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र बन जाएगा। लेकिन जब मैं संपूर्ण अर्थव्यवस्था का या बड़ी इकाइयों का अध्ययन में करता हूँ तो वो क्या बन जाता है, आपका समष्टि अर्थशास्त्र बन जाता है। इस समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर अगर हम क्या बात करते हैं, तो हम कुल राष्ट्रीय आय कितनी है देश की, कुल उपयोग कितना है, कुल व्यय कितना है, कुल बचत कितनी है, कुल मांग कितनी है, कुल पूर्ति कितनी है, कुल विनियोग कितना है, कुल रोजगार कितना है, आदि बातों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ से आपको ये बात समझ में आ गई होंगी कि सूक्ष्म में बस इकाइयों का, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, बल्कि स्थूल अर्थशास्त्र में यानी समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। आपको इतनी बात क्लियर हो गई होंगी। तो अब ये बात आती है कि आर्थिक विश्लेषण की दो शाखाएं हैं, मैंने मान लिया, और जो आज पॉपुलर भी है। लेकिन इन शब्दों का प्रयोग व्यष्टि समष्टि बोला किसने, वो बंदा कौन था जिसने इसके बारे में हमें बताया? तो वो थे हमारे ओस्लो विश्वविद्यालय के सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री रैंगर फ्रिश। रैंगर फ्रिश ही थे जिन्होंने हमें इन दो शब्दों के बारे में बताया। पेपर में एक क्वेश्चन आता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र और स्थूल अर्थशास्त्र अवधारणा किसने दी है, तो किसने दिया है हमें, प्रोफेसर रैंगर फ्रिश इन्होंने दिए है। तो अभी हम आगे चालू करते हैं एक एक टॉपिक को, जिससे मैंने आपको बताया था। अभी मैंने आपको आपके दिमाग में एक छोटा सा आइडिया डाल दिया कि छोटे से घटक का अध्ययन करना मतलब सूक्ष्म अर्थशास्त्र होता है, और जब हम बहुत बड़े घटक की या संपूर्ण
अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं अपन, स्थूल अर्थशास्त्र। एक आइडिया आपके दिमाग में मैंने डाल दिया। तो अभी हम चालू करते हैं किसको, व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसे हम क्या बुलाते हैं, हम अपना सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी बुलाते हैं। ये बात आप याद रखिए, जिससे मैंने आपको पहले ही बोला हो। तो जैसे कि ये जो शब्द है, कौन सा, व्यष्टि अर्थशास्त्र, ये हिंदी शब्द है व्यष्टि। इसका अंग्रेजी जो शब्द होता है वो होता है माइक्रो। ठीक है, स्पेलिंग में याद रखेंगे, माइक्रो। ठीक है, और ये जो माइक्रो शब्द बना हुआ है वो बना है मैक्रोस से। किससे बना है, माइक्रोस से। जो इसका हिंदी रूपांतरण होता है, अगर इस माइक्रोस को अगर मैं हिंदी में करूं तो इस व्यक्ति का अर्थ निकलता है छोटी सी इकाई। मैक्रोस का मतलब क्या होता है, छोटी सी इकाई, या फिर 10 लाखवां भाग, मतलब 10 लाखवां भाग, ऐसा इस मैक्रोस का मतलब निकल के आता है। मतलब यहाँ क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि जो अर्थशास्त्र होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है, यहाँ पर बस छोटी सी इकाइयों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। बड़ी इकाइयों का अध्ययन इसमें नहीं किया जाता। जैसे यहाँ पर व्यक्ति की इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, एक व्यक्ति, परिवार, उत्पादक फर्में, उद्योग आदि का अध्ययन इसमें किया जाता है। मतलब छोटी छोटी बातों का यहाँ अध्ययन किया जाता है। वही बात यहाँ पर हमने आपको लिख के दिया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है, आर्थिक विश्लेषण की उस शाखा को कहते हैं जो व्यक्ति के विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का या अर्थव्यवस्था के एक छोटे से भाग का या उनके व्यवहारिक व्यवहारों का या पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। मतलब यहाँ पर हम विशिष्ट आर्थिक घटकों का या फिर व्यक्तिगत इकाइयों का या छोटे से भाग का अर्थशास्त्र, उसका क्या किया जाता है, इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम आपको समझाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है। तो इसमें जब अध्ययन किया जाता है तो इस रीति के अंदर, मतलब सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत, हम विशिष्ट वस्तु की कीमत निर्धारण, उपभोक्ता, व्यक्तिगत उपभोक्ता या उत्पादकों के व्यवहार, आर्थिक नियोजन, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग आदि चीजों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अगर जब भी हमने जितने भी ये नाम लिए हैं उन सब में हमने एक बात कॉमन देखी है कि ये भाग जो है वो विशिष्ट है या व्यक्तिगत है, क्योंकि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम व्यक्तिगत चीजों का ही अध्ययन करते हैं और जो विशिष्ट घटक होते हैं उन्हीं का अध्ययन किया जाता है। अब कुछ हमारे अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कुछ अच्छी परिभाषाएं दी है सूक्ष्म अर्थशास्त्र के बारे में, जिनको से हमें इसका मतलब समझ में आ जाएगा। जैसे प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार इनका बोलना क्या है कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, बोलते हैं ये विशिष्ट फर्म का, किसका, विशिष्ट फर्म का, विशिष्ट परिवारों का, व्यक्ति कीमतों का, मजदूरियों का, आय या विशिष्ट उद्योगों का क्या करता है, या विशिष्ट वस्तुओं का क्या करता है, अध्ययन करता है। तो आप पूरे परिभाषा में देखोगे तो ऐसी चीजों को नोट डाउन किया गया है जो विशिष्ट या व्यक्तिगत है। मतलब सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या कर, विशिष्ट फर्म, विशिष्ट परिवार, विशिष्ट कीमतें, मजदूरी, विशिष्ट उद्योग या विशिष्ट वस्तु का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ऐसा किसने कहा है, प्रोफेसर बोल्डिंग जी ने कहा है। दूसरी जो परिभाषा आई है वो आई है हमारी प्रोफेसर चैम्बरलिन के अनुसार। इनका क्या बोलना है, तो ये बोलते हैं कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो पूर्ण रूप से व्यक्तिगत व्याख्या पर आधारित है। कि जो पूरा सूक्ष्म अर्थशास्त्र है वो व्यक्तिगत व्याख्या करता है, मतलब ये व्यक्तिगत घटकों का अध्ययन करता है, किसी बड़ी चीजों का अध्ययन नहीं करता। मतलब व्यक्तिगत अर्थशास्त्र पूर्ण रूप से व्यक्तिगत व्याख्या पर आधारित है। इसका संबंध आंतर व्यक्तिक संबंधों से ही होता है, आंतर व्यक्तिक संबंधों से भी होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो छोटे घटक होंगे वो आपस में किस तरीके से संबंधित है, उनका भी अध्ययन जैसे किया जाता है। जैसे एक छोटा घटक हो गया एक उद्योग की मांग और एक उद्योग की पूर्ति। ठीक है, एक विशिष्ट उद्योग की पूर्ति, तो इसका मांग और पूर्ति का अध्ययन तो किया जाएगा एक विशिष्ट वस्तु की या सेवा की मांग का, लेकिन उनके बीच के आंतरिक संबंध का अध्ययन भी इसके अंदर किया जाता है। और नेक्स्ट जो परिभाषा दी है हमारे पास वो है प्रोफेसर मेहता के अनुसार। अब प्रोफेसर मेहता का क्या कहना है, तो ये कहते हैं कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वहां पे वस्तु एवं सेवाओं की कीमत के निर्धारण का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। बड़ी आसान सी परिभाषा बताई है इन्होंने कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों का ही क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अब ये इसकी कुछ परिभाषा और अर्थ आपको मैंने आपको यहाँ बता दिया। अभी हम इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। विशेषताओं के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। क्या विशेषता है इसकी महत्वपूर्ण, कि ये पूर्ण रोजगार की स्थिति को मान लेता है। पूर्ण रोजगार का मतलब क्या होता है कि देश में हर एक व्यक्ति को रोजगार है, इस मान्यता को मानकर ये
चलता है। अब इस मान्यता होने के कारण, ऐसी मान्यता होने के कारण एक समस्या आ जाती है। क्या समस्या आ जाती है कि हमारे साधनों का बंटवारा कैसा हो, क्योंकि हमारे पास साधन तो सीमित है। कि अगर भूमि की बात करें तो वो सीमित है, पर लोगों की संख्या असीमित है। तो साधनों को किस तरह बांटा जाए, ये समस्या रहती है। तो फिर इस समस्या का समाधान कहाँ से होगा? वो समाधान कहाँ से होता है? साधनों का बंटवारा किस पर निर्भर करता है? फिर उसकी कीमतों पर निर्भर किया जाता है। तो जब हम कीमतों की बात आ जाती है तो वहां पर आपको कीमत सिद्धांत किसकी जरूरत पड़ती है? कीमत सिद्धांत की विश्लेषण की जरूरत पड़ती है। इसलिए जो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है वो प्रमुख बन जाता है या प्रमुख विषय बन जाता है। मतलब क्या है कि जो रोजगार है ये माना जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंदर कि रोजगार हर किसी को मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप ये बताओ कि अगर आपके साधन क्या है? सीमित है। आपके साधन क्या है? सीमित है। तो हर किसी को रोजगार कैसे मिल सकता है? साधनों का बंटवारा कैसे करे, साधनों का विभाजन कैसे करे, बंटवारा कैसे करे, विभाजन कैसे करे, ये प्रमुख क्या रहती है? समस्या रहती है। तो इस समस्या को सुधारने के लिए अर्थशास्त्र जो होता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। क्योंकि साधनों का बंटवारा किसके ऊपर निर्भर करता है? बोलता है किस साधनों को कित पर कितना देना है, ये किसके ऊपर निर्भर करता है? कीमतों पर निर्भर करता है। और ये जो कीमत निर्धारण होता है वो सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंदर यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर होता है। इसी कारण इस सूक्ष्म अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता है? कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए एक परिभाषा ऐसी भी बनाई गई है जो प्रोफेसर सुल जी ने दी है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र क्या है? बोलता है कीमत सिद्धांत है। तो ये आपको मैंने इसकी क्या बताया? कुछ 4 डेफिनेशन बताया, 4 परिभाषाएं बताया। उम्मीद करता हूँ कि ये परिभाषाएं आपको समझ में आ गई होंगी और यहाँ से आपको बहुत सारा नॉलेज मिला होगा। अगर हम आगे की बात करते हैं हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताओं के बारे में, तो उसकी विशेषताएं कुछ निम्नलिखित है जो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। ठीक है, जैसे पहला है व्यक्ति इकाइयों का अध्ययन। या व्यक्ति इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि यह व्यक्ति घटकों का या विशिष्ट इकाइयों का ही क्या किया जाएगा? अध्ययन किया जाएगा। या समूहों यानी बड़ी चीजों का या योग क्या कोई संबंध नहीं होता। या बड़ी चीजों का अध्ययन नहीं किया जाता। मतलब इसकी पहली जो विशेषता है वो ये है कि यहाँ पर व्यक्ति इकाइयों का ही क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं हम। तो हमारे पास जो आगे का पार्ट है वो ये है कि जो हमारे नेक्स्ट विशेषता है, विशेषता नंबर 2, वो है सूक्ष्म चरों का अध्ययन। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत बड़े बड़े चीजों का अध्ययन नहीं किया जाता। इसमें सूक्ष्म चरों का यानी छोटे छोटे भागों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और इन जो ये जो चर होते हैं, जैसे एक व्यक्ति की आय क्या है, एक व्यक्ति की मांग क्या है, मांग, आय, पूर्ति, एक व्यक्ति की या एक उत्पादक के बारे में बात होती है। तो इन छोटे से भागों का अध्ययन कहाँ किया जाता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंदर किया जाता है। और इन चरों के परिणाम का अत्यंत ही कम प्रभाव होता है। मतलब इन चरों के परिवर्तन का प्रभाव अत्यंत ही कम होता है। इसमें जो परिवर्तन होता है बहुत कम होता है और इसका खासा प्रभाव आपको अर्थव्यवस्था पर देखने को नहीं मिलता है। जैसे बोला ही है कि जैसे एक उपभोक्ता अपने उपभोग यानी एक उत्पादक अपने उत्पादन, जैसे एक उपभोक्ता कैसे उपभोग करता है, एक उत्पादक कैसे उत्पादन करता है, आदि का अध्ययन कहा किया जाता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किया जाता है। जिसका संपूर्ण अर्थव्यवस्था की मांग या पूर्ति पर बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता। अब बिल्कुल ही प्रभावित करना नहीं करता ऐसा बोलना थोड़ा ठीक नहीं है। थोड़ा सा प्रभाव तो करता है जो हम आगे समझेंगे, लेकिन उसका खासा प्रभाव अर्थव्यवस्था पर दिखाई नहीं देता। मतलब ये चीज यहाँ पर बताई कि यहाँ सूक्ष्म चरों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। मतलब छोटी छोटी बातों का ही क्या किया जाता है? इसमें अध्ययन किया जाता है। पूर्ण रोजगार की मान्यता पर है। पूर्ण रोजगार की मान्यता यानी क्या? तो जब हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़े थे तो हमने ये बात बोली थी कि इसकी एक प्रमुख विशेषता है कि ये मान लेते हैं कि जब भी हम अध्ययन करेंगे सूक्ष्म अर्थशास्त्र का उस समय हम ये मान लेंगे कि पूर्ण रोजगार की मान्यता को लेकर चलेंगे कि पूरे देश में हर किसी को रोजगार है और तभी ये नियम लागू होंगे। अगर हम ये मान्यता को इग्नोर करते हैं, पूर्ण रोजगार वाली मान्यता को, तो फिर ये नियम जो है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, जैसे मांग का नियम, कीमत का नियम, ये सब नियम लागू नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए माना जाता है कि जब भी हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे तब हम मान लेंगे कि पूर्ण रोजगार की मान्यता को लेकर चलेंगे। नेक्स्ट है कीमत सिद्धांत। क्या है कीमत सिद्धांत?
अब कीमत सिद्धांत का मतलब क्या है, तो हमने आपको पहले बताया कि इस देश में उत्पादन के जो साधन है, उत्पादन के जो साधन है वो सीमित है, और इन साधनों का यूज कैसे करना है, ये जो सीमित साधन है इनका प्रयोग कैसे करना है, ये प्रमुख समस्या रहती है। और इस प्रमुख समस्या का समाधान एक ही है, कीमत। क्या है? कीमत। क्योंकि आप उसकी इंपॉर्टेंट के हिसाब से, उसकी कीमत के हिसाब से साधनों को क्या कर देते हैं, अपन बांट देते हैं। वही बात बोला है कीमत सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत या मूल्य सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होता है, वस्तु की मांग और पूर्ति, वस्तु की मांग और पूर्ति की घटकों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। जहां पर विभिन्न वस्तुओं की कीमत, वस्तु के मतलब विभिन्न वस्तु की व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण भी क्या किए जाते हैं। मतलब यहाँ पर किसी वस्तु की कीमत क्या रखनी चाहिए, उसकी मांग और पूर्ति को देखकर क्या करते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंदर तय करते हैं। इसलिए इसे कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। दूसरी बात, हम ये जो हमने पढ़े थे, ये इसकी क्या थी, विशेषताएं थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं किसके बारे में, व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र के महत्व के बारे में, कि ये महत्वपूर्ण क्यों है। तो यहाँ है संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए। अब संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अध्ययन का सूक्ष्म अर्थशास्त्र से क्या लेना देना है, वो हम यहाँ समझेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों के, आर्थिक इकाइयों का ही क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। लेकिन आपको ये भी तो पता है कि व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों से मिलकर ही हमारा क्या बनती है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था बनती है। ठीक है, निर्माण करती है। मतलब जब व्यक्तिगत मांग, व्यक्तिगत उत्पाद, अगर इन सबका योग कर दिया जाएगा, सहयोग किया जाएगा, तो क्या बन जाएगा, जैसे व्यक्तिगत मांग सभी लोगों की व्यक्तिगत मांग को मिला दूं तो क्या बन जाएंगे, आपको सामूहिक मांग बन जाएंगी। और जब मैं आप व्यक्तिगत उपयोग, सभी लोगों के व्यक्तिगत उपभोग को मिला दूं तो क्या बन जाएगा, या उत्पाद को मिला दूं, उत्पादन को, तो क्या बन जाएगा, सामूहिक पूर्ति बन जाएंगी। मतलब अगर आपको पूरे संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना है तो वहां पर भी सूक्ष्म अर्थशास्त्र इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, यदि आप ये जानना चाहते हो कि देश की अर्थव्यवस्था में जो सूती वस्त्र उद्योग है उसकी क्या स्थिति है, तो सबसे पहले आपको सूती वस्त्र बनाने वाले उद्योगों यानी फर्म, जो छोटे छोटे उद्योग है, उनकी जानकारी क्या करना पड़ेगा, हासिल करना पड़ेगा। मतलब कि जो जितने भी लोग हैं जो सूती कपड़ा बनाते हैं, उनसे आपको बात करनी पड़ेगी। तभी आपको संपूर्ण अर्थव्यवस्था के सूती वस्त्र उद्योग की स्थिति का क्या चलेगा, पता चलेगा। मतलब अगर मैं पूरे देश के बारे में एक निर्णय लेना चाहता हूँ तो मुझे एक छोटे से इकाइयों का, जो व्यक्तिगत इकाइयों होती है, उनका अध्ययन करना जरूरी हो जाता है। अर्थात मतलब सीधे शब्दों में अगर हम कह सकते हैं कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र की सहायता से हम समष्टि अर्थशास्त्र यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं का क्या कर सकते हैं, समाधान किया जा सकता है। मतलब जो अर्थव्यवस्था की बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उसको किसकी सहायता से सॉल्व किया जा सकता है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र की सहायता से क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। जो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है व्यक्तिगत इकाइयों को, अब व्यक्तिगत इकाइयों के क्षेत्र में आर्थिक निर्णय लेने में सहायक। जैसे जो व्यक्तिगत इकाइयां होती है, जैसे छोटे उद्योग हो गए, उनको आर्थिक निर्णय लेने में ये क्या करता है, सहायता करते हैं। जैसे एक उपभोक्ता है, एक व्यक्ति है, जैसे एक राम है, राम को कितना खर्च करना चाहिए, कितना बचाना चाहिए, कितना व्यय करना चाहिए, इसकी आय कहाँ से होंगी, उस ये सभी समस्याओं का समाधान कौन करता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र करता है। मतलब ये व्यक्तिगत इकाइयों या जो होती है उनको आर्थिक निर्णय लेने में क्या करता है, सहायता करता है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है आपके लिए, एक उपभोक्ता अपनी बचत, आय, व्यय आदि समस्याओं का निराकरण कैसे करे। ठीक है, तो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करे, एक फर्म उत्पादन की कीमत किस प्रकार संयोजित करे, एक जो व्यवसाय है वो अपने उत्पादन की कीमत किस प्रकार नियोजित करे। प्रत्येक उपभोक्ता यही चाहता है कि उसे सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके। कोई भी अगर ग्राहक है तो उसके पास अगर पैसे कम है तो वो क्या चाहता है कि मुझे इस कम पैसे में मेरा काम कैसे हो जाए, ये पता करना चाहता है। उसी प्रकार प्रत्येक उत्पादक ये भी चाहता है कि वो कम से कम उत्पादन लागत पर अधिकतम उत्पादन कैसे करे। मतलब कि अगर कोई मैं विक्रेता हूँ, सामान बनाने वाला इंसान हूँ, तो मैं चाहता हूँ ना कि मैं कम खर्च में अच्छा खासा पैसा कैसे कमा पाऊँ। मतलब खर्चा भी कम हो जाए और सामान भी ज्यादा बन जाए, या फिर अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहूँ। तो इसी प्रकार की सभी समस्याओं का समाधान कौन करता है, व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान जो हमारा सूक्ष्म अर्थशास्त्र वो करता है। ठीक है, तो ये हमें जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र होता है कि हमारे व्यक्तिगत जो आर्थिक समस्या होती है उनमें क्या करता है, ये हमारी
सहायता करता है, जो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया गया है। फिर है आर्थिक नीतियों के निर्धारण में सहायक। जब देश की आर्थिक नीतियां सरकार द्वारा बनाई जाती है, सरकार जब हमारे देश की आर्थिक नीतियों को बनाता है, उस समय में भी ये जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र होता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे यहाँ लिखा है तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का आर्थिक नीतियों के निर्धारण करते समय महत्वपूर्ण स्थान होता है। सरकार की आर्थिक नीतियों का निर्धारण के आधार पर किया जाता है कि व्यक्तिगत इकाइयों के कार्य कारण पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। मतलब देश की जो भी नीतियां बनती है लोगों के लिए बनती है, छोटे छोटे व्यक्तियों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए बनती है। तो उन नीतियों का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका निर्धारण किया जाता है। जैसे देश में जीएसटी लगाया गया, क्या लगाया गया, देश में जीएसटी लगाया गया, तो उस समय इस बात का जरूर ध्यान रखा गया होगा कि जो कॉमन पब्लिक है, हम जैसे लोग हैं, कि हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे इस उदाहरण के लिए जैसे हमारे पास और भी चीजें दी है, जैसे हम इस बात का अध्ययन कर सकते हैं कि सरकार की नीतियों का विशिष्ट वस्तु की कीमतें, श्रमिकों की मजदूरी, साधनों के वितरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये सब जैसे कि सरकार की कोई नीति है, उसका वस्तुओं की कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मजदूरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, साधनों पर क्या प्रभाव पड़ता है, आदि सब बातों का अध्ययन करना सरकार के लिए जरूरी होता है। तब उस समय सरकार जो होती है वो व्यक्तिगत इकाइयों का क्या करता है, अध्ययन करता है। मतलब सरकार जब नीतियां बनाती है, नीतियों का निर्माण करती है, उस समय व्यक्तिगत इकाइयों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसका सदैव ध्यान रखती है, हमेशा ध्यान रखती है, और उसी के हिसाब से ही अपनी नीतियों को क्या करती है, बनाती है। तो यहाँ पर भी हमारा सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण बन जाता है। तो ये इसके कुछ महत्व हुए। आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट महत्व के बारे में, तो वो ये है कि आर्थिक कल्याण और आर्थिक कल्याण और कार्यकुशलता का निरीक्षण। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा सूक्ष्म अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है, जहाँ व्यक्तिगत उपभोग, व्यक्तिगत रहन सहन के स्तर के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अगर मुझे किसी एक व्यक्ति के उपभोग के बारे में बात करना है, उसका रहन सहन के बारे में बात करना है, तो मैं किससे कर सकता हूँ, सूक्ष्म अर्थशास्त्र से कर सकता हूँ। वही सार्वजनिक आय के बारे में बात करना हो, आपको सार्वजनिक व्यय के बारे में बात करना हो, तो उनके प्रभाव की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जैसे कि क्या होता है कि अगर सार्वजनिक आय हुआ है तो वो लोगों पर खर्च होंगी। अब लोगों पर खर्च होंगी आय तो लोगों का उपभोग बदल जाएगा, उनका रहन-ईमान बदल जाएगा, मतलब उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, रहन-सहन बदल जाएगा। तो जो सरकार का जो सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय का प्रभाव सामान्य लोगों पर क्या पड़ा, क्या उसका आर्थिक कल्याण हुआ, लोगों का फायदा हुआ या नहीं हुआ, ये सब आपको कहाँ से पता चलेगा, व्यक्तिगत इकाइयों के विश्लेषण से पता चलेगा। वहीं पर ये काम में आता है। जैसे आपको मैं बताऊं कि अगर सरकार बोलती है कि हमने 2000 करोड़ रुपए हमने जनता के ऊपर खर्च किए हैं, तो अब ये अगर सरकार ने बोला है कि 2000 रुपए खर्च किए हैं, तो इसका प्रभाव क्या सच में लोगों की जिंदगी पर पड़ा, क्या क्या उनका आर्थिक कल्याण हुआ, क्या उनका रहन सहन ठीक हुआ, क्या, ये पता करने के लिए, मतलब ये सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक आय के प्रभावों को जानने के लिए आपको सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या होता है, जरूरी होता है। उसका प्रभाव आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जो नेक्स्ट है वो है हमारा कीमत सिद्धांत के विश्लेषण में सहायक है। तो जैसे हमने आपको पहले ही बताया है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत कीमत को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसलिए तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र को किस नाम से भी जाना जाता है, कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ये बात हमने यहाँ पर आपको स्पष्ट करके दिए थे। इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि विशिष्ट वस्तु एवं सेवा का कीमत निर्धारण या विशिष्ट साधनों का वितरण करते समय सूक्ष्म अर्थशास्त्र को महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। ये केवल व्यष्टि अर्थशास्त्र ही संभव है। किसी भी वस्तु की कीमत अगर आपको निश्चित करनी है तो आपकी मांग और पूर्ति का विश्लेषण करना जरूरी होता है। तो ये मांग और पूर्ति का विश्लेषण जो किया जाता है वो केवल किसमें किया जाता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो इसलिए यहाँ बोला गया है कि अगर आपको कीमत सिद्धांत चाहिए, कीमत निर्धारण करना है, उसमें क्या होता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण होता है। अगर हम आगे की बात करते हैं तो जितनी किसी चीज में अच्छी बातें होती है उतनी ही बुरी बातें भी होती है। तो अब हम बात करते हैं इसकी सीमाएं क्या है, इसके दोष क्या है। ठीक है, तो वो देखिए, पहला है ये केवल व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। केवल व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है मतलब यहाँ पर एक व्यक्तिगत इकाइयों का ही अध्ययन किया जाता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का यहाँ पर कोई अध्ययन नहीं किया जाता, इसको कोई ज्ञान नहीं होता। तो मतलब ये इसकी सबसे बड़ी क्या है, कमी है। फिर है इसकी अवास्तविक मान्यता है। जो ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र है ना, इसकी जो मान्यता है वो क्या है, अवास्तविक है। अवास्तविक होने का मतलब क्या है
कि इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि इसकी पहली मतलब काल्पनिक है, जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र की मान्यता अवास्तविक है और पूर्ण तरीके से क्या है, काल्पनिक है। जैसे हमने इसकी पहली मान्यता पढ़ी थी पूर्ण रोजगार वाली अर्थव्यवस्था। जैसे आपको पता है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति एक काल्पनिक स्थिति है। ऐसा आज तक कोई देश नहीं है कि जहां पर पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई गई हो। तो क्योंकि हर एक इंसान को रोजगार मिले जरूरी नहीं है। तो व्यवहारिक जीवन में पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण पूर्ण प्रतियोगिता इसकी एक मान्यता है, वो भी स्थिति नहीं पाई जाती, क्योंकि देश में तो कौन सी प्रतियोगिता होती है, अपूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो मान्यता है वो व्यवहारिक नहीं है, जिससे इसकी जो मान्यता है क्या है, अवास्तविक है। तो मतलब इसके जो नियम लागू होंगे वो जरूरी नहीं कि वो सही सिद्ध होंगे। तो जैसे कि प्रोफेसर किन्स ने लिखा है, क्या लिखा है इन्होंने, हमें सभी अल्पकाल रहने वाले हैं, दीर्घकाल में सबकी मृत्यु हो जाती है। इनका बोलना था कि दीर्घकाल वेस्टर्न में दीर्घकाल की मान्यताएं भी व्यवहारिक नहीं लगती। तो किसी वैश्विक अर्थशास्त्र को लेकर एक लाइन कही गई थी कि दीर्घकाल में भी मान्यताएं अव्यवहारिक है, ऐसा यहाँ बोला गया था। तो इससे क्या निकल के आया कि प्रोफेसर किन्स ने लिखा था कि हम सभी अल्पकाल रहने वाले हैं, दीर्घकाल में सब सब कुछ सब कुछ की मृत्यु हो जाती है, ऐसा इनका बोलना था, किन्स का बोलना था। क्योंकि ये बोला गया था कि दीर्घकाल में ये मान्यताएं क्या होती है, अव्यवहारिक होती है, ऐसा बोला था। ठीक है, बोलने का मतलब ऐसा था इस लाइन का, अगर अगर एक्सप्लेन किया जाए तो ये बोलता है कि दीर्घकाल में पूर्ण रोजगार रहेगा, पूर्ण प्रतियोगिता रहेंगी। ये सब बोलने के समय प्रोफेसर किन्स ने एक स्टेटमेंट दिया था जो यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, देखिए आगे, जो वेस्ट की निष्कर्ष को संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू नहीं होते, जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र के जो निष्कर्ष निकलते हैं वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू नहीं होते। जैसे कि जब हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं और जो रूल बनाते हैं, तो उसका जो प्रभाव पड़ता है वो किसके ऊपर नहीं पड़ पाता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के ऊपर नहीं पड़ पाता है। जैसे यहाँ लिखा है, यह आवश्यक नहीं है कि जो निर्णय व्यक्ति की इकाइयों के लिए उचित हो या संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए भी उचित हो। व्यवहार में कुछ धारणाएं ऐसी है जिन्हें संपूर्ण समूह पर लगाने से गलत निकलता है। मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो व्यक्तिगत इकाइयों के लिए तो सही है, लेकिन जब हम समूह के दृष्टिकोण से देखते हैं तो वो चीजें गलत हो जाती है। उदाहरण के लिए जैसे देखिए, बचत करना एक उचित दृष्टिकोण है, एक व्यक्ति के लिए उचित दृष्टिकोण है, क्योंकि अगर मैं बचत करूंगा तो ये अच्छी बात है व्यक्तिगत दृष्टिकोण से। लेकिन अगर पूरा समाज ही अगर बचत करने लग जाए तो इसका प्रतिकूल प्रभाव कहाँ मिल जाएगा आपको, अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा। मतलब जो मेरा व्यक्तिगत निष्कर्ष था सूक्ष्म अर्थशास्त्र का कि बचत करना अच्छी है, तो आप इस निष्कर्ष को पूर्ण संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर नहीं लगा सकते हो। क्योंकि अगर देश में क्या हो गया, सब लोगों ने बचत करने लग गए तो इसका प्रतिकूल प्रभाव यह पड़ेगा कि वस्तु की मांग क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, लोग पैसा खर्च करने को नहीं देखेंगे और सामान को नहीं खरीदेंगे। उसका प्रभाव राष्ट्रीय आय भी कम हो जाएंगी, बेरोजगारी फैलने लगेंगी, क्योंकि लोग पैसा खर्च करने के लिए तैयार ही नहीं है। मतलब जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र से जो हमारे नियम निकलते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो सब पर लागू होते हैं। क्लियर है बात, यही चीज यहाँ लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, मतलब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, संकुचित अध्ययन। संकुचित अध्ययन का मतलब होता है कि ये छोटी छोटी चीजों का अध्ययन करता है, बड़ी चीजों का अध्ययन नहीं करता। जैसे कुछ आर्थिक समस्या ऐसी होती है जिनका अध्ययन सूक्ष्म अर्थशास्त्र में संभव नहीं है, मतलब सूक्ष्म अर्थशास्त्र में या विश्व अर्थशास्त्र में इनका अध्ययन किया नहीं जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, ये बड़ी बड़ी चीजें होती है, जैसे देश की मौद्रिक नीति हो गई, राजकोषीय नीति हो गई, राष्ट्रीय आय, रोजगार का स्तर, आय और धन का वितरण, विदेशी विनिमय, औद्योगिक नीति आदि का अध्ययन इसमें नहीं किया जाता। इनका संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था से होता है। और ये चीज इतने घटक मैंने बताया, जैसे मौद्रिक नीति बता दिया मैंने, राजकोषीय नीति, ये जो भी मैंने आपको अभी नाम बताए, इनका संबंध देश से है, पर इसका अध्ययन अर्थशास्त्र के अंदर नहीं किया जाता। इसका जो क्षेत्र हुआ वो क्या हुआ, फिर संकुचित हुआ। ठीक है, यही कारण है कि आज समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। जब संपूर्ण देश के बारे में अध्ययन जिस अर्थशास्त्र में होगा उसका मतलब तो बढ़ते ही जाएगा ना, क्योंकि ये जो बड़ी चीजें होती है, इंपॉर्टेंट चीजें होती है, उसका अर्थ उसका अध्ययन सूक्ष्म अर्थशास्त्र में नहीं हो रहा है, वो बल्कि कहाँ हो रहा है, स्थूल अर्थशास्त्र में हो रहा है। तो ये यहाँ से प्रभाव निकल के आ रहा है। फिर है आपका लास्ट वन है व्यवहारिक नियम और सिद्धांत, अव्यवहारिक एक्चुअली। इसके जो नियम और सिद्धांत है वो क्या है, बोलता है अनिवार्य है। क्यों है अनिवार्य, मतलब अव्यवहारिक है, क्योंकि इसके जो नियम और सिद्धांत है कुछ काल्पनिक मान्यताओं पर आधारित है, पूर्ण रोजगार, पूर्ण प्रतियोगिता, जो कभी सही नहीं हो सकती क्योंकि वो काल्पनिक स्थिति है। मतलब इसके जो नियम है और सिद्धांत है वो क्या है, अव्यवहारिक है, नॉर्मल जिंदगी में ये पाए नहीं जाते। तो अभी हमने आपको क्या सिखाया, इस पूरे पार्ट तक मैंने आपको आराम से बड़े
सरल शब्दों में और नोट्स के जरिए आपको सूक्ष्म अर्थशास्त्र का क्या बताया, पहले तो अर्थ बताया, फिर मैंने आपको परिभाषाएं बताया, फिर मैंने आपको विशेषताएं बताया, फिर मैंने उनका महत्व बताया और फिर मैंने उनका दोष बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी सारी चीजें क्या हुई होंगी, समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो का हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे जहां पर हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र जैसे पढ़े वैसे ही हम समष्टि अर्थशास्त्र यानी स्थूल अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे, इसका अर्थ समझेंगे, इसकी परिभाषाएं समझेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको और भी दिखा दूं, ये उसकी विशेषताएं हो गई। ठीक है, उसकी उसकी दोष क्या है, समस्याएं क्या है, सीमाएं क्या है, ये सब चीजें हम आपके साथ क्या करेंगे, आगे चलकर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही रखेंगे, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में जहां पर हम और भी बातें करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ाई कर पाए।